अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बायोलॉजिकल साइंसेस के चंद वो राज बताऊंगा जो शायद ही पहले आपने कभी सुने हों। मिसाल के तौर पर आज मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाने के बाद आपको क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा। शायद आपने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इससे पहले सुना हो और उसके बाद Cas9 या प्रोटीन 9 के बारे में भी बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी Cas9 या प्रोटीन 9 कुछ ऐसी बायोलॉजिकल साइंसेस की एडवांस जो है टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं। तो आज मैं इन तीनों जो है वो जो बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करने से पहले आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करता हूं एफएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं आपको चंद बायोलॉजिकल साइंसेस का इंट्रोडक्शन दूंगा, बायोलॉजिकल फील्ड्स का इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद आप चाहे स्टूडेंट हो एफएससी पार्ट 2 के या फिर आप एमडी केट के स्टूडेंट हैं, मेडिकल का टेस्ट आपने देना है, तो आज का लेक्चर तमाम बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तमाम मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई जरूरी है। तो आज के लेक्चर में ना सिर्फ मैं आपको इन बायोलॉजिकल साइंसेस का जो मेन ब्रांचेस है बायोलॉजिकल साइंसेस की या फील्ड है उनका इंट्रोडक्शन देने के अलावा आपको इन चंद राजों के बारे में भी बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1, उसमें मैंने आपको 2 लेक्चर पहले दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं मैंने, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और दूसरे नंबर पर किंगडम्स जो मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हमारे पास जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर एफएससी पार्ट 1 का तीसरा नंबर लेक्चर है और ये वी कैन से कि ये थर्ड वीडियो है मेरी एफएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए एफएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स में जो पहला जो चैप्टर है उसके अंदर जो ब्रांचेस दी गई हैं उन ब्रांचेस में सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस की वो इंपॉर्टेंट और रिसेंट फील्ड है जिसमें हम लाइफ से रिलेटेड जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। सिंपली वी कैन से दिस इट इज द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? दोज मॉलिक्यूल्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ लाइफ, जो जिंदगी से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए का मॉलिक्यूल है, आरएनए का मॉलिक्यूल है या और बहुत सारे प्रोटीन्स के और इस तरह से रिलेटेड जो मॉलिक्यूल होते हैं जो जिंदगी में जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिंदगी से कोई ना कोई वास्ता होता है, हम उन मॉलिक्यूल्स की जब क्लासिकल तरीके से स्टडी करते हैं, जब हम उनको देखते हैं कि वो किस तरह के मॉलिक्यूल हैं और किस तरह से जानदार के बॉडी के अंदर बिहेव कर रहे हैं, उनका फंक्शन कैसे, वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं, वो बनते किस तरह हैं और डिस्ट्रॉय किस तरह से वो मॉलिक्यूल होते हैं, तो इस तमाम फील्ड को हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है वो बायोलॉजिकल साइंसेस की फील्ड जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको पता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं और हम उनको अपनी आंख से नहीं देख सकते, डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का और जब माइक्रोस्कोप के जरिए हम देखते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। इसमें अगर आप एग्जांपल पूछेंगे मुझसे तो जितने भी हमारे पास वायरस, बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर जानदार हैं, प्रोटोजोआ हैं, हमारे पास फंजाई की बहुत सारे यूनिसेल्युलर टाइप्स हैं, प्रोटोक्टिस्टा के मेंबर हैं और न जाने कितने जानदार हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो उससे हमने माइक्रोबायोलॉजी कहा हुआ है, जिसमें आप एमोबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, कैलिमेडोमोनास, वॉलवॉक्स, लक्ष्मीनिया, प्लाज्मोडियम एंड सो ऑन। देन वी हैव एनवायरमेंटल बायोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी का पूरा नाम कहा जाता है कि इसका ओल्ड नेम, पुराना जो इसका इंट्रोडक्शन था वो था इकोलॉजी, लेकिन आजकल इसे एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। इट्स द मोस्ट एडवांस फील्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी बायोलॉजिकल साइंसेस की फील्ड जिसमें हम जानदार और उससे रिलेटेड, जानदार से रिलेटेड जो उसका इन्वायरमेंट होता है, जब दोनों के इंटरेक्शन की बात करते हैं तो उससे हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी एक एरिया में जो जानदार रहते हैं उन जानदारों का एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्शन कैसे होता है
और उन जानदारों का जो एक जगह पर एक इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं, उनका माहौल के साथ, एनवायरनमेंट के साथ उनका किस तरह का इंटरेक्शन है, उनका माहौल कैसा है, तो इस फील्ड को हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। देखिए, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर मैं आपको बता दूं कि इसकी सिंपल मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि आपके पास फर्ज करें आपका एक फिश फार्म है। उस फिश फार्म के अंदर अगर आप एक दिन विजिट करते हैं और आपको पता लगता है कि तमाम मछलियां मर चुकी हैं, तो आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये मेरे फिश फार्म के अंदर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मेरी तमाम जो है वो फिश डेड हो गई और ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ। तो स्टूडेंट्स, आप किसी डॉक्टर को नहीं बताएंगे कि भाई आइए आप देखिए मेरी फिश जो है उनको क्या हुआ, मेरी मछलियां जो हैं वो क्यों डेड हो गई। आप एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट को बुलाएंगे जो वहां का इकोसिस्टम को ऑब्जर्व करेगा, वहां के पानी और एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करेगा और ये देखेगा कि मछलियां क्यों मरी हैं। तो इस तरह के और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद वी हैव मरीन बायोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, मरीन बायोलॉजी कहा जाता है बायोलॉजिकल साइंसेस की वो फील्ड जिसमें हम मरीन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। दैट मीन्स वो लाइफ जो सॉल्टी वाटर से रिलेटेड होती है। मरीन वाटर का मतलब होता है साल्टी वाटर। साल्टी वाटर हमेशा पाया जाता है सी और ओशन में। सी हम छोटे समंदरों को कहते हैं और ओशन हम बड़े समंदरों को कहते हैं। तो सी और ओशन के अंदर जितनी भी लाइफ है उस तमाम लाइफ की हम स्टडी करते हैं मरीन बायोलॉजी के अंदर। देन वी हैव फ्रेश वाटर बायोलॉजी। देखिए, फ्रेश वाटर बायोलॉजी भी एक पानी की ही जिंदगी की स्टडी को कहा जाता है, लेकिन स्टूडेंट फ्रेश वाटर बायोलॉजी का मतलब यह है कि फ्रेश वाटर जो होता है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू मरीन बायोलॉजी। फ्रेश वाटर, इट डजंट मीन फ्रेश वाटर के फ्रेश होगा या मीठा पानी होगा। दिस इज सिंपली मीन्स के सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो। ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो उससे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। और वो डिचेस का हो सकता है, पॉन्ड्स का हो सकता है, स्ट्रीम्स का हो सकता है, रिवर का हो सकता है, लेक्स का हो सकता है, डैम का हो सकता है, या जितने भी हमारे पास समंदरों और जो है वो सी और ओशन को छोड़कर बाकी जितना भी पानी होता है जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, वो अंडरग्राउंड वाटर हो, वो पहाड़ों का पानी हो, वो दरियाओं का पानी हो, वो डैम का पानी हो, वो लेक का पानी हो, वो किसी खड्डे का हो, वो किसी कुएं का हो, लेकिन अगर उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू ओशन के या सी के, तो हम उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। और फ्रेश वाटर की साइंस को, फ्रेश वाटर के लाइफ की साइंस को हम लोग जो है वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ का जानदार यहाँ पर जो है वो डालेंगे, है तो पानी, मरीन वाटर भी पानी है, फ्रेश वाटर भी पानी है, लेकिन फ्रेश वाटर की फिश को अगर हम मरीन वाटर में डाल देंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएगी। और अगर मरीन वाटर की फिश को हम फ्रेश वाटर में डाल देंगे, चले पानी है आप यहाँ पर आ जाएं, इस पानी के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो याद रखिए वो भी डेड हो जाएगी, बिकॉज के उसका एनवायरमेंट मरीन था, सॉल्टी वाटर था, वो फ्रेश वाटर में सरवाइव नहीं कर पाएगी। अलबत्ता कुछ ऐसे जानदार हैं जो दोनों जगह पर सरवाइव कर जाते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कौन से जानदार होते हैं और वो किस तरह से दोनों एनवायरमेंट के अंदर या दोनों वाटर के अंदर सरवाइव कर जाते हैं। देन वी हैव पैरासाइटोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, पैरासाइटोलॉजी का मतलब है द साइंस ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कहा जाता है मुफ्तखोर को, ऐसे जानदार जो मुफ्तखोर कहलाते हैं, जो पैरासाइट कहलाते हैं, जो दूसरे में से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, होस्ट में से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, हम उनको पैरासाइट्स कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं पैरासाइट्स की और उनके होस्ट की, तो पैरासाइट होस्ट तक कैसे पहुंचा, वो ट्रांसफर कैसे हुआ, पैरासाइट्स की लाइफ किस तरह की होती है, वो मोनोजेनिक है, डाइजेनिक है, वो जो है आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्टोपैरासाइट हैं, एंडोपैरासाइट हैं। तो जब हम ये तमाम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं कि उनका वेक्टर कौन है, उनका होस्ट कौन सा है, वो लाइफ किस तरह से जो है वो गुजारते हैं पैरासाइट्स, और होस्ट को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, कौन सी डिजीज काज करते हैं, ये तमाम चीजें हम पढ़ते हैं पैरासाइटोलॉजी के अंदर। एक दफा फिर से आपको रिपीट कर दूं कि कुछ पैरासाइट्स जो हैं वो एक्टोपैरासाइट होते हैं और कुछ पैरासाइट्स एंडोपैरासाइट्स कहलाते हैं। एक्टो का मतलब वो होता है जो बॉडी से बाहर रहकर न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, जैसे लाइस, जुएं और इस तरह की टिक्स, माइट्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो बाहर रहकर, लीच बॉडी से जो है वो अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, ब्लड वगैरह सक करते हैं। और एंडोपैरासाइट आमतौर पर वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो अंदर जाकर बॉडी में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम उनको एंडोपैरासाइट कहते हैं। इसके अलावा मोनोजेनिक भी होते हैं और मोनोजेनिक, डायजेनिक भी होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
ट्राइजेनिक भी होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं मोनोजेनिक का मतलब होता है ऐसे पैरासाइट जो पूरी जिंदगी जितनी भी उनकी लाइफ साइकिल है वो एक ही होस्ट में गुजारें। और डायजेनिक का मतलब ये है कि वो पैरासाइट दो होस्ट करे। दो होस्ट का मतलब ये होता है कि आधी जिंदगी पहले एक होस्ट में गुजारे और उसके बाद आधी जिंदगी दूसरे होस्ट में गुजारे। जैसे प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करता है, ये आधी जिंदगी अपनी मैन में ह्यूमन में और आधी जिंदगी जो है वो मॉस्किटो में गुजारता है। तो इस तरह से ये डायजेनिक हुआ। तो कुछ पैरासाइट ट्राइजेनिक भी होते हैं। तो जब भी हम पैरासाइट्स की स्टडी करें कि उनका वेक्टर कौन सा है, उनका होस्ट कौन सा है, वो किस तरह से लाइफ स्पेंड करते हैं, किस तरह से उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है और होस्ट को किस तरह की बीमारियां पहुंचाते हैं, किस तरह का नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह से हार्म करते हैं, किस तरह से डिजीज पहुंचाते हैं, किस तरह के पैथोजन है, उनकी नेचर क्या है, हम इस फील्ड को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इसका बहुत बड़ा स्कोप है आजकल। इसके बाद है हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी। अब ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं अबाउट ह्यूमन। इट्स अमेजिंग फील्ड। ह्यूमन के बारे में, इंसान के बारे में, व्हाटएवर जितनी भी लाइफ साइंसेस है, लाइक ह्यूमन की लाइफ साइंस, उसमें ह्यूमन की फिजियोलॉजी, ह्यूमन की एंटोमी, ह्यूमन की आप कह सकते हैं कि भाई एवोल्यूशन, ह्यूमन का जो है आप कह सकते हैं कि जो है वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से बड़ा होता है, एजिंग कैसे होती है, डेथ कैसे होती है, वो पैदा कैसे होता है, डेवलपमेंट उसकी कैसे होती है, उसकी बॉडी के जो है वो फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम, वो सोचता कैसे है। तो जब इंसान के तमाम ऑर्गन सिस्टम, टिश्यूज और जो है उसके बिहेवियर और उसकी सोच और उसकी साइकोलॉजी और उसके उठना बैठना और उसका जो है बॉडी के फंक्शंस का जब हम स्टडी करते हैं, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड ऑल ओवर वी कैन से, जो छोटी छोटी फील्ड्स होती है इंसान से रिलेटेड, उन फील्ड्स को मिलाकर हमने एक ही इंसान की फील्ड बना दी जिससे हम ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं कि भाई इंसान एवोल्यूशनरी कहाँ से आया है, आगे किस तरफ इसका एवोल्यूशन इंसान का कहाँ जाएगा, और इसके बाद आजकल इंसान जो है उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी एंटोमी क्या है, उसके अंदर फंक्शंस कैसे काम करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। इन द लास्ट वी हैव वी कैन से द सोशल बायोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, सोशल बायोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब हम जानदारों की सोशल लाइफ के बारे में डिस्कस करें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड सोशल बायोलॉजी। इसमें हम ये देखते हैं कि जानदारों का आपस में उनकी जो जानदारों की जो सोसाइटी होती है, जानदारों को जो इन्वायरमेंट होता है, जो उनका हैबिटेट होता है, जो उनकी इकोलॉजी होती है, जो उनका इकोसिस्टम होता है, उसके अंदर जानदार एक दूसरे से किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, किस तरह से जो है वो एक दूसरे के साथ डील करते हैं, और इसके अलावा वो दूसरे जानदारों के साथ किस तरह से डील करते हैं। तो इस साइंस को सोशल बायोलॉजी कहा जाता है। इसमें इंसान भी आ जाता है कि इंसान जो है वो दूसरे जानदारों के साथ किस तरह का बिहेव कर रहा है, या दूसरे जानदारों के साथ किस तरह से, किस इंटरेक्शन के साथ रहते हैं। मैंने आपको बताया कि ये बड़ी अच्छी फील्ड है कि इसमें एक जानदार दूसरे जानदार के लिए सिंपैथी दिखाता है, दूसरे जानदार की उसे चिंता होती है कि यार मुझे तो न्यूट्रिशन मिल रही है, मुझे तो फूड मिल रहा है, चलो उसका भी भला हो जाए। और एक एनिमल दूसरे एनिमल की मदद कर रहा होता है जिंदगी गुजारने में। ये भी सोशल जो है वो बायोलॉजी के अंदर आता है। सोशल बायोलॉजी में हम आप स्टडी करते हैं हनी बीज की, आप चूंटियों की, और इस तरह से जो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं हम उनकी स्टडी करते हैं, वो किस तरह से मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं और फिर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, दूसरे जानदारों को किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं बिना मकसद के फायदा, बिना जवाज के, बिना लालच के। तो ये तमाम चीजें जो है वो सोशल बायोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाती हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी पर। देखिए बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल साइंसेस की एडवांस फील्ड समझी जाती है, और जिस तरह से हर चीज में, मोबाइल फोन में, कंप्यूटर के अंदर और बहुत सारी चीजों में आपको पता है वर्जन्स आते हैं, एडवांसमेंट होती है, एक जो है वो आप जनरेशन आती है, फिर दूसरी जनरेशन आती है कंप्यूटर की दुनिया के अंदर, या फिर मोबाइल फोन के अंदर जो है आपको पता है एप्पल फोन के अंदर बहुत सारे जो है वो आईफोन 5, 6, 7 इस तरह से जो है वो उसकी जनरेशन आती हैं, एडवांस होते जाती हैं। इस तरह से मेडिकल साइंस भी दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है और उसमें नई नई फील्ड्स जन्म ले रही हैं। तो 70s के दौर में जो है वो बायोटेक्नोलॉजी ने जन्म लिया। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, सिंपली वी कैन से, कि इसमें पहले तो कहा जाता था सिर्फ इंसान के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं
कि ना सिर्फ इंसान के लिए बल्कि आजकल तमाम जानदारों के लिए, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, तमाम लिविंग क्रिएचर्स के लिए, जब उनके फ्लॉ और बहबूद की बात की जाए, जब उनके वेलफेयर की बात की जाए, हम जब कुछ टेक्निक्स, कुछ डेटा का इस्तेमाल करते हुए किसी भी जानदार के लिए, मोस्ट प्रोबेबली इंसान के लिए, जब उसकी बेहतरी के लिए कुछ डेटा और कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, कुछ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए इंसान की बेहतरी का सोचें या किसी भी जानदार की बेहतरी का सोचें, तो इस फील्ड को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। एक दफा फिर से कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान या किसी दूसरे जानदार की बेहतरी के लिए डेटा और इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स, टूल्स को इस्तेमाल करके किसी चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, किसी हार्मोन को बढ़ाया जाए, किसी जो है वो वी कैन से किसी प्रोटीन के किसी एंजाइम को बढ़ा दिया जाए ताकि उस जानदार की बेहतरी हो सके, तो उससे मुनाफा हो सके, उससे जो है वो फायदा पहुंचे, उसकी वेलफेयर हो सके, खास तौर पर इंसान आप कह सकते हैं। तो इस फील्ड को बायोटेक्नोलॉजी कहा गया है। आजकल तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसके सिंपल मैं आपको एग्जांपल्स दूं कि ये जो अल्कोहल बनती है, ये जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो मेडिसिन बनती हैं, जो एंटीबायोटिक्स दवाएं जो है हम मुख्तलिफ जानदारों से वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर मेडिसिन बनाते हैं, एंटीबायोटिक जो है ड्रग्स बनाते हैं, और इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ हम हार्मोन्स ग्रो करते हैं। मुख्तलिफ आपने देखा होगा कि जैसे मीट है, अब जो चिकन है वो दुनिया में बड़े शौक से खाई जाती है। अब उस मुर्गी जो थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, इस तरह से जिस स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी उस तरह से हम मुर्गी को ग्रो नहीं कर सकते थे, और मुर्गी शायद दुनिया से अगर बायोटेक्नोलॉजी ना होती तो दुनिया से शायद खत्म हो चुकी होती। ये शुक्र है बायोटेक्नोलॉजी का कि उसने, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड ने क्या किया कि चिकन के अंदर मॉडिफिकेशंस की, और फिर उस मुर्गी के अंदर मॉडिफिकेशन से वो स्पीड से ग्रो करती है, और इंसान में जो चिकन खाने का जो उनकी जो डिमांड थी, इतने लाखों करोड़ों इंसानों की, उस डिमांड को पूरा किया गया। तो आपको पता है आज चिकन फ्रीली दुनिया के हर कोने में मौजूद है और शौक से खाई जाती है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मेहरबानी है। ये जो आप देखते हैं फार्मिंग की जाती है, इस तरह से फिश है या फिर दूध है, पहले कोई गाय या भैंस कम दूध देती थी, आजकल ज्यादा दूध दे रही है किसी एक इंजेक्शन लगाने की वजह से। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है कि भाई मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया। एग्रीकल्चर में हमने जो है वो इस फील्ड को ज्यादा इस्तेमाल किया, बायोटेक्नोलॉजी को हमने सीड प्रोडक्शन बढ़ा दी, हमने जो है पेस्टिसाइड्स जो इंसेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, उनको खत्म करने के लिए कुछ जो केमिकल्स बनाए, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड है। तो कब हम इंसान या किसी दूसरे जानदार की वेलफेयर के लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स और कुछ डेटा को इस्तेमाल करते हुए हम जब कोई ऐसी उसकी बेहतरी के लिए जब कोई काम करें, तो उस फील्ड को मैंने आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में से स्टूडेंट्स एक और फील्ड ने जो है जन्म लिया, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसने बायोटेक्नोलॉजी ही में से जन्म लिया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड ने, और ये एडवांस फील्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें आप देख रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। दैट मींस जेनेटिक का मतलब होता है जीन्स, और फिर इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि बेहतर करना, सही करना, अच्छा करना। आपने, जैसे हम कहते हैं कि यार इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, आप पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स देखिए, आजकल की बिल्डिंग्स देखिए, आप पुराने ज़माने का कोई ब्रिज देखें और आजकल की इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, ब्रिज देखें। तो खामियां निकालकर, कोताहियां निकालकर और चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, अच्छा से अच्छा, आसान से आसान बनाया जाए, खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जाए, बेहतर से बेहतर बनाया जाए, इसे इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो हमने इंजीनियरिंग करनी है किसमें? जीन्स में। दैट मीन्स कि जब आप डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन करते हो, जब आप जो है वो कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर आप जब मॉडिफिकेशन करते हो, अल्ट्रेशन करते हो, आप इसको कट और पेस्ट करते हो, आपने यहां से और यहां से ये जीन कट किया और कहीं दूसरे जानदार में पेस्ट किया, किसी और डीएनए के अंदर पेस्ट किया, या किसी और जानदार का आपने डीएनए का पीस लिया और यहां पर पेस्ट किया, तो इस फील्ड को आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हो। इसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया।
आप इस फील्ड के जरिए जिस तरह का एनिमल, जिस तरह की प्रोडक्शन, जिस तरह की चीज चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि भाई फ्रूट एक हो और उस फ्रूट के अंदर जो है वो जायका किसी दूसरे फ्रूट का हो, टेस्ट किसी और की हो, मिठास किसी और की हो, प्रोटीन किसी दूसरे फ्रूट का हो और उसका स्ट्रक्चर किसी चौथे का हो, उसकी जो है स्किन वो किसी और फ्रूट की हो और उसके अंदर जो सॉफ्टनेस है वो किसी और फ्रूट की हो। तो इन तमाम फ्रूट्स के जीन्स कलेक्ट करके आप एक ही फ्रूट में डाल देते हो, आप एक ही वेजिटेबल में डाल देते हो, आप एक ही प्लांट में डाल देते हो, तो आप सुपर प्लांट्स बना रहे हो, आप सुपर एनिमल्स बना रहे हो। मैं आपको बता दूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड ने इतनी ज्यादा तरक्की की है कि आप हैरान हो जाएंगे। एक जो है वो ल्यूमिनस एनिमल होते हैं जो रात को चमकते हैं समंदरों के अंदर। उन एनिमल्स का कुदरती तौर पर चमकने वाला जो उनकी स्किन को जो है वो आप समझे रोशन रखता है रात के वक्त, उन एनिमल्स का वो चमकने वाला जीन निकाल कर कोरिया के साइंटिस्ट ने चूहों में डाल दिया था और चूहे चमकते हुए जो है रात को दिखाई दिए। साइंटिस्ट हैरान हुए और कामयाबी के साथ ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हो गया कि भाई वो जो एनिमल थे, जो ल्यूमिनस एनिमल थे जो रात को चमकते थे, उनका वो जीन निकालकर ऑक्टोपस और दूसरे जेलीफिश, इस तरह के बहुत सारे एनिमल होते हैं जो रात को समुद्रों के अंदर चमकते हैं, उनका वो जीन निकालकर चूहों में डाल दिया और चूहे चमकने लगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप हमें परमिशन दें कि ये जीन हम इंसानों में डाल दें तो इंसान भी मुख्तलिफ कलर में रात के वक्त कुदरती तौर पर चमक रहे होंगे। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रेंज आप कह सकते हैं कि जनाब इस तरह से और बहुत सारे जो है वो जीन्स निकाल कर मॉडिफिकेशन की जा रही है, अजीब व गरीब किस्म के जानदार बनाए जा रहे हैं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो इस फील्ड के अंदर बहुत सारी वरीज भी हैं, बहुत सारी परेशानियां भी हैं कि कल को कोई सुपरमैन बना दिया जाए, कोई इस तरह से कोई सुपर एनिमल बना दिया जाए जिस जो इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन जाए। और इवन दो हम आजकल आपको पता होगा कोविड-19 या कोरोना वायरस चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि ये अमेरिका की जो है वो मॉडिफिकेशन है, उसने वायरस बनाकर चाइना में भेज दिया था, या फिर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये चाइना की अपनी गलती है या चाइना का बनाया हुआ वायरस है कि उन्होंने वायरस के डीएनए में मॉडिफिकेशन की और उस वायरस को, सार्स के वायरस को खतरनाक वायरस बनाया जिससे हम कोरोना या कोविड-19 कहते हैं और दुनिया में फैला दिया। तो आजकल इस तरह की बायोलॉजिकल जो है वो वार चल रही हैं दुनिया के अंदर और इस फील्ड ने इतनी ज्यादा तरक्की की है कि आप कहीं से भी कुछ जो है वो जीन्स उठाकर किसी दूसरे जानदार में डाल के आप उसका कोई सा भी स्ट्रक्चर, कोई सा भी उसका शेप बना सकते हैं। और इसके लिए बड़ी दुनिया के अंदर बेचैनी पाई जाती है कि आगे चलकर इस फील्ड में न जाने क्या होगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की फील्ड है, आने वाले वक्त की फील्ड है, आप कह सकते हैं कि आने वाली एक रिवोल्यूशनरी फील्ड है। इसके बाद आप याद रखिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड से ही एक और फील्ड वजूद में आई, एक और टेक्निक वजूद में आई जिसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। स्टूडेंट्स याद रखिए कि क्रिस्पर जो है वो एक ग्रुप ऑफ आप कह सकते हैं कि जेनेटिक कोडांस, जेनेटिक कोड्स को कहा जाता है। ये डीएनए के अंदर या आप कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ कोड होते हैं बैक्टीरिया के अंदर और वो मखसूस कोड होते हैं, डीएनए का मखसूस पार्ट होता है और वो जो पार्ट है उस पार्ट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो वायरस से फाइट करने में कामयाब हो जाता है। तो जब भी किसी बैक्टीरिया पर वायरस अटैक करता है तो वो क्रिस्पर जो है जीन्स के जरिए, क्रिस्पर कोडांस के जरिए क्या करता है, वायरस के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है और डिफेंस पैदा कर लेता है। तो इस तरह से क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है और साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर ये जीन्स हम लोग इंसानों में जो है वो डाल दें, ग्रुप ऑफ जीन्स या ग्रुप ऑफ कोडांस, तो इससे ये होगा कि इंसानों के ऊपर भी जो वायरस अटैक करेंगे, जब जो जितने भी मुख्तलिफ वायरस हैं जब हमारे ऊपर, हमारे सेल्स पर अटैक करेंगे तो हमारे पास एक कुदरती तौर पर इम्यून सिस्टम मौजूद होगा, बिकॉज हमारे जीन के अंदर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर जो है जीन्स आ जाएंगे और फिर हमारे अंदर डिफेंस होगा और फिर वो वायरस या वो बीमारी हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, हमारे ऊपर असर नहीं करेगी, हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव और बेहतर हो जाएगा। तो है ना अमेजिंग बात क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की। उसके बाद क्रिस्पर ही टेक्नोलॉजी से हमें एक और चीज जो है वो वजूद में आई या हमें मिली जिसे केस 9 या प्रोटीन 9 कहा जाता है।
देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन 9 या केस 9 जो है वो एक ऐसा प्रोटीन है, एक्चुअली क्रिस्पर को ही केस 9 कहा जाता है, और इस केस 9 से प्रोटीन 9 बनता है। ये प्रोटीन 9 इतना जबरदस्त किस्म का प्रोटीन है कि इसमें शक्ति होती है वायरस का डिफेंड करने की, वायरस के डीएनए या आरएनए को कट करने की। तो इधर वायरस में भी उसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो या आरएनए हो, तो ये जो प्रोटीन है प्रोटीन 9 ये क्या करता है, वायरस के डीएनए को मुख्तलिफ जगहों से कट करने की एबिलिटी रखता है। तो जब ये मॉलिक्यूल हमारे सेल्स के पास होगा तो इससे ये होगा कि जब भी कोई वायरस हमारे सेल पर या हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो हमारे बॉडी के जो सेल्स होंगे हमारी बॉडी खुद ही इसे डिफेंड करेगी, वायरस के डीएनए को पाश कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगा केस 9 का जो मॉलिक्यूल है या प्रोटीन 9 का जो मॉलिक्यूल है, और उससे ये होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। तो इस फील्ड में भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है कि भाई इंसान का इम्यून जो है वो ज़्यादा बेहतर किया जाए और दूसरे जानदारों का भी ज़्यादा मौसर किया जाए, वायरस अटैक से हमें बचाया जाए। तो आई होप सो कि इस प्रोटीन के ज़रिए शायद जो है वो कोविड-19 या कोरोना वायरस का भी इलाज आ जाए। लेकिन यह है कि कोविड-19 जो है अपने शेप मुसलसल चेंज कर रहा है, तो इसलिए शायद ये प्रोटीन उसको डिस्ट्रॉय ना भी कर सके। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एफएससी पार्ट 1 का। इसके बाद हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक आता है, जो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।